वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसके बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों कराते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो वो देख लेते हैं। ब्रीदिंग नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो हम एयर को इन एंड आउट करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करानी है हमें। ओके, ब्रीदिंग से हमें मतलब थोड़ा बहुत आइडिया यही लग रहा है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जब भी कोई ऐसे कि हमारी पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है, कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, सीओपीडी डिजीज़ है, जैसे कि एम्फाइसीमिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया हमारे पर लंग्स में, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ हो गई, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो हमारे लंग्स में हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, हमारे लंग्स होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, वो एयर को इन आउट नहीं करते, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अच्छे से नहीं करते प्रॉपर तरीके से। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट की जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। उन मसल्स को हमें फिर से इम्प्रूवमेंट, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए और उनके उनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी जो पेशेंट होते हैं, मीन्स बहुत टाइम से बेड रिटन है और हैवी वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर डे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उनमें थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। उनका जो रेट होता है ब्रीदिंग ब्रीदिंग का, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। उसके लिए भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुना होगा कोविड के टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था उसका, क्योंकि जिससे कि हम जो लोग, जो पर्सन थे, जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्हें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे थे, चेस्ट थेरेपी दे रहे थे। जो कफिंग होता है उनका कफ निकाल रहे थे, मतलब चेस्ट थेरेपी दे के, और मसल्स जो होती हैं हम उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कहाँ पे रोल होता है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद जैसे कोई लो, जैसे कि हम सपोज़ कर लेते हैं रेस्पिरेटरी में जो लंग्स है हमारा, उसको कोई भी लोब है, वो उसकी हम सर्जरी कराते हैं। तो सर्जरी कराने के बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। और उसके रिब केज है और बाकी जो पूरे थोड़े से मसल्स हैं, पेक्टोरिस मेजर माइनस हैं, ये सारी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि कोई भी सर्जरी होती है, बेड रिडन पर्सन है, और कोई भी हार्ट सर्जरी हो गई या पल्मोनरी सर्जरी हो गई, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत टाइम तक वो बेड पे रहता है, तो उससे कोई भी और अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, कि वो कोई भी वर्क नहीं करता है तो कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसके लिए भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, आगे हम देखते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वेंटिलेटरी ट्रेनिंग आर फंडामेंटल इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़। तो इसका क्या है, ये एक्सरसाइज है, वेंटिलेटरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के फॉर्म में हम देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम प्रिवेंट करते हैं एंड मैनेज करते हैं कोई भी एक्यूट क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ हुई है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमिया हो गया, अस्थमा हो गया, फिब्रोसिस हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है, तो उनके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक्सरसाइज दैट इन्हांस रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय इम्प्रूविंग वेंटिलेशन। और क्या करते हैं ये एक्सरसाइज, क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन होता है आईसीयू में है, कोई भी सर्जरी होने के बाद उसके जो पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन है, तो वेंटिलेशन पे है, जैसे आईसीयू में वेंटिलेशन पे होते हैं, तो वहाँ पे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसे हम बैलेंस में ला सकते हैं, उसका अच्छा कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्ट्रेंथनिंग रेस्पिरेटरी मसल्स एंड इंक्रीज एंडुरेंस। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती, रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, वो भी अभी आगे देखेंगे हम। वो जो मसल्स होती है उनको हम स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाने के लिए, उनके इंड्योरेंस, उनकी पावर को बढ़ाने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। एंड क्या है, इट इज़ यूज टू पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। इसका यूज़ किस में है, मेन पॉइंट हमारा ये है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं।
आपको समझ आया होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है, क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं गोल क्या है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम क्यों ही करा रहे हैं वो समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया, वही इन पॉइंटों में है। कोई पर्सन आता है जिसकी पल्मोनरी डिजीज़ है, तो हम उसको इसकी एयरवे को और अच्छा बैलेंस में ला सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को अच्छा कर सकते हैं, और जो भी मतलब हमारी मसल्स है वीकनेस हो गई उनको हम अच्छे से मूवमेंट करा सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और कोई भी स्ट्रेस है, पेन है, वो भी कम हो सकता है। तो ये सारे इसके गोल्स होते हैं। हमारा गोल होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने का। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव वेंटिलेशन, अच्छा वेंटिलेशन देने के लिए, एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कफ। कफ में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रोल होता है, जैसे चेस्ट थेरेपी हो गया हमारा, कफ को निकालने के लिए हम इसका भी, और रेट को हम अपनी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड प्रमोट एयरवे क्लियरेंस, जैसे कि कोई जो हमारी एयरवे है जैसे ट्रैकिया है उसको क्लीन करने के लिए, जैसे कोई भी कफ है उसमें कफ जमा हो गया बहुत टाइम से, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव हमारे ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, मसल्स का कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मेंटेन एंड इम्प्रूव चेस्ट एंड थॉरैसिक स्पाइन मोबिलिटी। अब क्या होगा, जैसे पर्सन है वो बेड रिडन है और पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन है, तो वो क्या मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हम एक्सरसाइज करा के उसका जो चेस्ट की मोबिलिटी है, थॉरैसिक की मोबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मोबिलिटी को मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिलीफ स्ट्रेस। क्या करना है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, एंड जो पर्सन है स्ट्रेस फील हो रहा है उसे रिलीफ करना है। तो ये सारे हमारे गोल होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने के। बहुत सारे गोल हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल हैं, बहुत अच्छी गोल हैं, इन्हें हमें ज़रूर पता होना चाहिए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ थॉरैसिक केज। कैसे कैसे मूवमेंट करा सकते हैं आप थॉरैसिक केज, जो पर्सन का हमारा हो गया पूरा थॉरैसिक केज, स्टर्नम और रिब्स हो गई, तो हम पूरी जो मेरा थॉरैसिक केज हो गया, जैसे ये हमारा डायफ्राम हो गया, या अपेक्स हमारा बेस, दोनों लोब है, ट्रैकिया है बीच में, तो ये हमारा पूरा क्या है थॉरैसिक केज हो गया। थॉरैसिक केज में कैसे मूवमेंट कर, एक थॉरैसिक लिड हो गया, अपर कॉस्टल सीरीज हो गई, लो कॉस्टल सीरीज, डायफ्राम हो गया, थॉरैसिक लिड में यहाँ का जो अपेक्स वाली एरिया आता है वो हो गया, अपर कॉस्टल एंड मिडिल कॉस्टल आ जाता है, लोअर कॉस्टल आ जाता है, डायफ्राम मिडिल। तो ये हमें एक एरिया होते हैं जिन्हें मूवमेंट कराना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ गाइडलाइंस हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने से पहले कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो ब्रीदिंग होता क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ब्रीदिंग में क्या होता है, हम एक्सचेंज होती है एयर इन, और जो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, एयर को हम इन एंड आउट करते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, तो हमारे थॉरैसिक केस होता है, लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, उसमें क्या होता है एयर आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड कर जाते थे इंस्पिरेशन में। और एक्सपिरेशन में क्या होता है, जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो थोड़ा सा फोर्सफुल होता है, तो उससे क्या होता है जो हमारा साइज थोड़ा सा किस का एक्सपेंड हुआ था वो डिक्रीज हो जाता, कम हो जाता है, और हमारी जो CO2 की फॉर्म में एयर होती है वो बाहर पास आउट हो जाती है। तो ये हमारा ब्रीदिंग होता है, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब हम जब भी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आपको उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जब भी आप पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एडवाइस दे रहे हैं तब। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है चूज़ ए एरिया। आप जिस भी मतलब सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है हमें किस एरिया पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट अपने आप कंफर्ट फील कर सके, वेंटिलेशन हो, अच्छे से हवा आ रही हो,
क्लीन एरिया हो, मतलब वहाँ पे पेशेंट अपने आप को अच्छा फ़ील करे, तो ऐसा हमें एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। एंड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी रखनी है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन होना चाहिए, जिससे पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबली फ़ील कर सके और आपके साथ भी कंफर्टेबल फ़ील कर सके। एंड नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड असिस्ट ब्रीदिंग पैटर्न। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है उसका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वो कितनी फास्ट इंस्पिरेशन कर रहा है या कितनी फास्ट एक्सपिरेशन कर रहा है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट के साथ। एंड उससे बातचीत करते हुए उसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि पेशेंट को पता ही नहीं लगे कि ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। एंड नेक्स्ट है कि टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप पेशेंट को बताओगे कि आपको रिलैक्सेशन टेक्निक क्या फॉलो करनी है, जो अभी हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे आपको इस मतलब कितने टाइम में कितने आराम से इंस्पिरेशन करना है, कैसे एक्सपिरेशन करना है, मुंह से सांस लेनी है, नोज से सांस लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निक उसको बतानी है पेशेंट को। एंड नेक्स्ट है पेशेंट प्रैक्टिस द करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न। और उसके बाद आप ये सारी एक एक्सरसाइज भी बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, उसके बाद पेशेंट से कहेंगे कि आप उसे प्रैक्टिस करो उस पैटर्न को ब्रीदिंग कर। सो ये हमारी गाइडलाइंस होती है क्योंकि पेशेंट उन चीज़ों को फॉलो करेगा, और हम जब उन्हें पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तभी तो हम उसे अच्छे से गाइडलाइंस दे पाएंगे, उसे बता पाएंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। सो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मसल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती है हमारे रेस्पिरेशन में। अब कौन कौन सी मसल्स होती है जो इन्वॉल्व होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स। कौन कौन सी इंस्पिरेटरी मसल्स होती हैं? दो टाइप से होती है, प्राइमरी एंड एसेसरी। प्राइमरी मसल्स कौन होती है? और जैसे कि हम आप अपने आप से फील करें, जैसे आपने इंस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन को लिया, तो उसके बाद प्राइमरी कौन सी ऐसी मसल्स है जिसने मूवमेंट किया, जैसे कि हमारा हो गया डायाफ्रैगमेटिक मसल। हमारा डायाफ्रैगमेटिक मसल्स क्या होगी? तुरंत मूव करेगी जैसे आपने इंस्पिरेशन किया। एंड एसेसरी मसल्स क्या होती हैं? जो इस डायाफ्रैम मसल्स को मतलब हेल्प कराती हैं और ऑक्सीजन को लेने में हेल्प कराती है, इंस्पिरेशन में हेल्प कराती है, जैसे कि हमारा स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड हो गया, आप इसे फील कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटिस एंटीरियर मसल एंड स्केलाइन। तो ये सारी मसल्स क्या होती हैं? हेल्प करती हैं इंस्पिरेशन करने में। आप थोड़ा सा वीडियो को पुश करके एक बार फील करिए इंस्पिरेटरी मसल्स कैसे वर्क करती हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपीरेटरी मसल्स। एक्सपीरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है? जब भी आप जो ऑक्सीजन जब आपने एयर ली थी उसे CO2 के फॉर्म में आपको आउट करना है, पास आउट करना है, तो उसमें क्या होती है? दो मसल्स उसमें भी इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मसल्स। प्राइमरी मसल्स में कौन सी होती है? हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारे रिब केस के बीच में होती है। इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प कराती है एक्सपिरेशन में। एंड सेकेंडरी एब्डोमिनल मसल्स, जो एब्डोमिनल की मसल्स होती है वो हेल्प कराती हैं। इसे भी आप फील करिएगा वीडियो को पुश करके। सो आई होप जब आपने फील किया हो तो आपको समझ आया होगा मसल्स कैसे वर्क करती हैं इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। नेक्स्ट कुछ प्रिकॉशन भी है, जैसे कि आपके जब आपने पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशन होते हैं कुछ, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि आप एक्सरसाइज करा ही रहे हो, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए प्रिकॉशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी पेशेंट को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको इन चीज़ों को कि पेशेंट कैसे इंस्पिरेशन कर रहा है, कैसे एक्सप्रेशन कर रहा है, और उसके जो साइज है रिब केस का कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा ऑब्जर्व करना है आपको। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेवर अलाउ फोर्सफुली एक्सप्रेशन। मीन्स पेशेंट को आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली एक्सप्रेशन कराना है, नॉर्मली आप इंस्पिरेशन करो, नॉर्मली एक्सप्रेशन करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट अलाउ टेक ए वेरी प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको एक्सप्रेशन करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू इनिशिएट इंस्पिरेशन विद द एसेसरी मसल्स एंड द अपर चेस्ट। आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे इंस्पिरेशन करते हो तो आप एसेसरी मसल्स के साथ आप और अपर चेस्ट के साथ आप अपने इंस्पिरेशन को फील करके आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली आपको जैसे सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं ऐसी प्रोसेस करनी है। एंड नेक्स्ट हमारा है अलाउ द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग। मीन्स पेशेंट को आपको बताना है कि आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, पर डीप ब्रीदिंग लेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा और हमारे जो
हमारे जो मसल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, जो इन मसल्स हमारी स्ट्रेंथ होगी उनमें बढ़ेगी। और क्या ये 3 to 4 टाइम मीन्स हमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ही करना है। ये नहीं है कि आपको डीप ब्रीदिंग बोला गया है तो आप डीप ब्रीदिंग ही करा रहे हो पेशेंट को, ऐसा नहीं है। डीप ब्रीदिंग देनी है तो 3 to 4 टाइम्स ओनली हम करा सकते हैं डीप ब्रीदिंग। ओके, तो कुछ प्रिकॉशन है, इन्हें याद रखना है और इनको याद रखते ही आपको एक्सरसाइज करानी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। टाइप्स में 4 टाइप्स के होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है कि हम जो ब्रीदिंग ले रहे हैं वो हम डायाफ्रेम की हेल्प से, जो हमारी डायाफ्रेम मसल्स है, डायाफ्रैग्मेटिक मसल्स है, वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हेल्प कर रही है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे आपको पेशेंट है उसे एक्सरसाइज करानी है, और पेशेंट को किस पोजिशन में रखना है, किस पोजिशन में थेरेपिस्ट रहेगा, और कैसे इसे हम अच्छे से पेशेंट को भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ग्लोसोफेरेंजियल में हम यही है कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है और मसल्स की जो वीकनेस है उसे कम करना, इम्प्रूवमेंट लाना है। एंड पर्स लिप ब्रीदिंग होता है, एक सेगमेंटल ब्रीदिंग होता है। सेगमेंटल में भी टाइप है लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर बेशल एक्सपेंशन एंड राइट मिडिल लोब, या हम इसे लिंगुअला एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग था। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या था, क्या हमारा गोल होना चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हुए, और क्या इसके इम्पॉर्टेंट रोल है, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग का। जो आपको समझ में आ ही गया होगा ब्रीदिंग पहले क्या होता है। ब्रीदिंग में हम जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है इन एंड आउट करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं। और इंस्पिरेशन में क्या है, हमारी जो लंग्स होते हैं उनके वो एक्सपेंड कर जाते हैं, एंड एक्सपिरेशन में क्या होता है, लंग्स का साइज होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में समझ ही गए होंगे क्या हमारा गोल होना चाहिए, क्यों हम देते हैं। तो आई होप आपको फ्रैग्मेटिक, सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टाइप्स है वो हमारा डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। डायाफ्रैग्मेटिक से क्या समझते हैं, जैसे कि डायाफ्रैग्मेटिस में आया डायाफ्राम, डायाफ्राम से रिलेटेड है। एंड जो डायाफ्रैग्मेटिक क्या क्या है, यहाँ पे हमारी जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डायाफ्रैग्मेटिक हमारी प्राइमरी मसल्स होती है इंस्पिरेशन के लिए। जब भी हम एयर को इंस्पिरेशन करते हैं तो उसमें जो हमारा डायाफ्राम है वो हमारा प्राइमरी होता है। मैंने 2 टाइप से बताया था, एक प्राइमरी और एक एक्सेसरी मसल। तो हमारी डायाफ्रैग्मेटिक मसल्स जो है वो क्या है, हमारी प्राइमरी मसल्स है। तो ये क्या करती है, हेल्प कराती है हमें इंस्पिरेशन लेने में, इंस्पिरेशन करने में ही हेल्प करती है। जैसे कोई भी COPD डिजीज़ है, कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ है, इम्फाइशीमिया है, कोई भी ऐसी पल्मोनरी डिजीज़ है जिसमें हमें ऑक्सीजन मतलब इनहेल करने में, इंस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डायफ्रैग्मेटिक जो हमारी मसल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है, वो हेल्प करती है हमें इंस्पिरेशन करने में। और जो हमारी इनवॉलेंट्री लेवल होता है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इनवॉलेंट्री हो जाता है, जल्दी जल्दी से सांस लेना जल्दी जल्दी से, तो उसमें क्या होता है, हमारी डायफ्रैग्मेटिक मसल्स होती है उसे मतलब डायफ्रैग्मेटिक्स का बैलेंस में लाती है, कंट्रोल करती है उसे जो फास्ट हम ब्रीदिंग ले रहे हैं। और हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स की जो इफ़िशियंसी को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, एंड वहाँ के वेंटिलेशन को इम्प्रूव करती है। और जैसे कि हम जो काम करते हैं, जब भी काम करते हैं हम जल्दी जल्दी से हाँफने लगते, थक जाते हैं, तो उस टाइम काम के टाइम हमारी ये वो जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होने लगती है, उसे ये कम करती है, डिक्रीज़ करती है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं डायफ्रैग्मेटिक मसल्स के और ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के। तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द डायफ्राम इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली, इट्स रोल एज प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। क्या है, ये फंक्शनिंग कराती है प्राइमरी मसल्स है इंस्पिरेशन की, कौन सी, डायफ्रैग्मेटिक। डायफ्राम कंट्रोल ब्रीदिंग एट एन इनवॉलेंट्री लेवल। क्या करती है, डायफ्राम कंट्रोल करती है ब्रीदिंग लेवल को इनवॉलेंटरी, हमारा इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग हो रहा है बहुत, मतलब कि फास्ट हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज में हाफ रहे हैं हम, हाफ ही छूट रही, तो ये इस टाइप की कंडीशंस होती है, तो उसमें ये डायफ्राम कंट्रोल करता है उस ब्रीदिंग लेवल को। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट्स इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन, और क्या करती है, इम्प्रूव करती है वेंटिलेशन को। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज टू मोबिलाइज लंग सीक्रेशन ड्यूरिंग पोस्टरल ड्रेनेज।
मीन्स जब भी पॉस्चरल ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज में क्या, जैसे कोई पॉस्ट बन गया, फ्लूइड है, एयर है, लंग्स में एक्यूमुलेट हो गई तो उसे ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज करने पे तो उसे मोबिलाइज लंग्स सर्कुलेशन, मीन्स क्या है, जो हमारे जो लंग्स है, लंग्स में मतलब कि मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। जब भी हम ड्रेनेज होता है तो ये डायफ्राम तो मोबिलाइज का काम करती है। ओके, तो डायफ्राम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है पूरा एक प्रोसीजर देख लेते हैं कि पेशेंट कैसी पेशेंट की पोजीशन होती है, थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होती है और क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, सारा कुछ देखते हैं। जो पेशेंट होता है, पेशेंट की पोजीशन होती है सेमी फॉब्लर पोजीशन होती है। सेमी फॉब्लर पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो कंफर्टेबली पोजीशन में लेटा हुआ होता है और उसके जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर गर्डर, वो एकदम रिलैक्स होते हैं और नी उसकी बेंड होती है, जैसे कि इस टाइप की एक ये ये क्या हो गई, फॉब्लर पोजीशन हो गई। यहाँ पेशेंट का सिर है, ये ऐसे पेशेंट है ऐसे, तो ये इस टाइप की जो कंडीशंस होती है, इसे फॉब्लर पोजीशन, इसमें पेशेंट कंफर्टेबली रहता है। एंड हमारी जो क्या होता है, ट्रेपीजियस हो गई, यहाँ पे अपर चेस्ट मसल्स हुई, क्या सारी कुछ रिलैक्स हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारी पोजीशन है वो थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होनी चाहिए वो देख ले। जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे तो थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होगी, पेशेंट तो एक सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में है, तो जो थेरेपिस्ट होगा वो साइड में, यहाँ पे साइड में खड़ा होगा और हैंड प्लेस्ड ओवर द रेक्टस एब्डोमिनल्स मसल्स। रेक्टस एब्डोमिनल्स क्या होती है, हमारे पेट पे होते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो यहाँ पे अपने हाथों प्लेस करता है इसके थेरेपिस्ट रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे। एंड उसके जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स कहाँ है, एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन के नीचे, बिलो द एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन। ओके, तो वहाँ पे जो जैसे कि ये पेशेंट का एब्डोमिनल मसल है रेक्टस, तो वहाँ पे जो थेरेपिस्ट होगा वो एकदम हाँ अपने हैंड को प्लेस करके रखेगा। तो ये हमारी पोजीशन होती है थेरेपिस्ट की। अब क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। प्रोसीजर क्या हुआ है, जब पेशेंट को हमने कंफर्टेबल पोजीशन दे दी और थेरेपिस्ट उसके रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे वहाँ पे हम अपने हाथों को रख के प्लेस किए हुए हैं, तो उसमें क्या पेशेंट क्या, जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट से बोलेगा कि आप ब्रीदिंग लो, स्लोली ब्रीदिंग लो, और लेकिन डीप ब्रीदिंग लेनी है आपको, स्लोली लेनी है लेकिन और डीप ब्रीदिंग लेनी है, जिससे जब भी वो डीप ब्रीदिंग तो उससे क्या होगा, वो पाल्पेट कर सकेगा थेरेपिस्ट उसके मसल्स को और क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे फील कर सकेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्लोली लेट ऑल द एयर आउट यूजिंग कंट्रोल एक्सपिरेशन। और क्या करना है, स्लोली स्लोली उसे एक्सपिरेशन करना है, जो उसने एयर ली है उसे आउट करना है और कंट्रोल करना है अपने एक्सपिरेशन को, ऐसा नहीं कि तुरंत फास्टली एक्सपिरेशन कर दे। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम्स एंड देन रेस्ट। ये क्या करना है, 3 to 4 टाइम्स उसे करने उसके बाद रेस्ट करना है। तो आई होप आपको समझ आएगा उसमें क्या इस प्रोसेस में वो हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, पेशेंट क्या है, सेमी फॉब्लर कंडीशन में कंफर्टेबली पोजीशन में है, रिलैक्स है, और ये यहाँ पे थेरेपिस्ट है जो साइड में खड़ा, थेरेपिस्ट जो है वो क्या किए, इसके पेट पे इस रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे अपने हाथों को रखे हुए हैं। जो रेक्टस एब्डोमिनल कहाँ पे है, बिलो द इंटरकॉस्टल मसल्स के। तो यहाँ पे ये इसे पाल्पेट कर रहा, कॉन्टेक्ट कर रही है, जो थेरेपिस्ट है फील कर रही है, और पेशेंट से बोल रहे कि आपको स्लोली 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 इंस्पिरेशन करना है एंड डीप ब्रीदिंग लेनी है और स्लोली ही एक्सपिरेशन करना है, आउट करनी है एयर को। तो ये पेशेंट को इसमें यदि जब, लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, जब पेशेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है इंस्पिरेशन करने में, तो हम क्या एक और प्रोसीजर अप्लाई करेंगे पेशेंट को, और कुछ थोड़ा सा हम उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। सेकेंड में क्या, जब पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है इंस्पिरेशन में, तो पेशेंट को जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो तो सेमी फॉब्लर पोजीशन है। थेरेपिस्ट की भी क्या है, साइड में ही पे थेरेपिस्ट भी का, पर थोड़ा सा थेरेपिस्ट क्या करेगा, अपने जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। एंड पेशेंट से क्या होगा, पेशेंट प्लेस हिज हैंड बिलो द एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन एंड फील द मूवमेंट। और अब यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करेगा, थेरेपिस्ट अपने हैंड को प्लेस ना करके पेशेंट से खुद बोलेगा कि आप अपने हैंड को प्लेस करो कहाँ पे, एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन बिलो द एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन क्या है, हमारा रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स है। एंड क्या करो, फील करो मूवमेंट को। जब भी आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जब भी आप एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या मूवमेंट क्या फील कर रहे हो वो आपको फील करना है, पेशेंट को बोलना है।
एंड नेक्स्ट प्लेसिंग हैंडिंग ऑन द एब्डोमन, एब्डोमन फील कॉन्टेक्शन ऑफ एब्डोमन, कहाँ पे हैंड को प्लेस करना है, एब्डोमन पे, और कॉन्टेक्शन को फील करना है। अपनी कॉन्टेक्शन कौन करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रैक्टिस डायाफ्रामेटिक मसल्स जो है हमारी डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग इन ए वेराइटी ऑफ पोजिशन। ये क्या है, बहुत टाइप की वेराइटी में हम कर सकते हैं। सुपाइन में कर सकते हैं, सिटिंग में कर सकते हैं, स्टैंडिंग में कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर, ये जब भी हम बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वाली प्रोसीजर को। क्योंकि हम बैठ के भी नॉर्मली आप बैठे हो अपने आप अपने रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे आप हाथ रख के प्लेस करके फील कर सकते हैं कि कैसे कांटेक्ट कर रही, कैसे रिलैक्स कर रही। ज़्यादा फास्ट कांटेक्ट कर रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फास्टली हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फास्टली कर रहे हैं, तो आपको वो नॉर्मल करना है, एक मेंटेन करके चलना है। जो प्रोसेस होता है, जो टाइमिंग होता है, उसी के हिसाब से। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, जो पेशेंट है वो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में है और जो थेरेपिस्ट साइड में है। थेरेपिस्ट ने क्या किया, पेशेंट के हाथों को ही प्लेस कर दिया उसके एब्डोमिनल मसल्स पे, और पेशेंट से बोल रहे आप फील करो क्या फील हो रहा है आपको, और पेशेंट फील करता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग क्या होता है। ग्लॉसोफेरेंजियल एक्टिविटी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो मतलब अपनी जो इंस्पिरेशन कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। मतलब जो ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग होती है वो हम इसीलिए देते हैं कि पेशेंट अपने इंस्पिरेशन एक्टिविटी को बढ़ा सके, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सके। बाकी जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं, वो मसल्स के में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए और वो अपनी फिर से वो पूरा प्रोसीजर फिर से अपना अप्लाई कर सके और नॉर्मली वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर सके। जैसे कोई भी डिजीज़ होती है, पल्मोनरी डिजीज़ होती है, इसमें कि हमारी मसल्स होती है बहुत टाइम से हम बेड रिटन है तो मसल्स अपना वर्क होती है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के उनका वर्क फिर से वही परफॉर्म करा सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा पॉइंट है। ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग इज मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द ए पेशेंट इंस्पिरेटिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, हम अपनी इंस्पिरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एंड व्हेन देयर इज सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, जब हमारी मसल्स, जब इंस्पिरेशन वाली जो मसल्स हैं जैसे कि प्राइमरी और एसेसरी हमने जो बताया था आपको, उन मसल्स से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो तब हम इसका ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस हो गया, पोलियो न्यूरोपैथी हो गई, इस टाइप की कोई भी डिजीज़ की वजह से हमारी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं। अब प्रोसीजर क्या है इसका ये देख लेते हैं। पेशेंट टेक्स एयर थ्रू द माउथ, पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप क्या करो, एयर को माउथ में मतलब अपने मुंह में बंद कर टेक ले लो और उसके बाद मुंह को बंद कर लो, क्लोज द माउथ एंड लंग्स पुश एयर बैक टू द फेरिंग्स। और क्या है, जैसे पेशेंट ने एयर ली और अपना मुंह बंद कर लिया, अब हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, पुश फोर्स देते हैं एयर को बाहर फेरिंग से बाहर निकालने के लिए। एंड ओपन द ग्लॉटिस, और हमारा ग्लॉटिस होता है वो ओपन हो जाता है। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो आपको पता होगा, एपिग्लॉटिस हमारा ओसोफेगस के लिए होता है और ग्लॉटिस हमारा ट्रैकिया के लिए होता है, फेरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स एंड फेरिंग्स सुना होगा। एंड एयर इंटर द लंग्स, और लंग्स में इंटर कर जाती है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इंक्रीज डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन इन वाइटल कैपेसिटी। और हम जैसे डेप्थ बहुत डीपली हम इंस्पिरेशन लेंगे कि हमने ऐसे क्या है इस पूरा प्रोसीजर में, हमने ऑक्सीजन को थोड़ा सा लिया, इंस्पिरेशन को मुंह में अपने टेक एयर इनसाइड द माउथ एंड फिर उसका मुंह को बंद कर लिया। तो लेकिन लंग्स क्या कर रहा है, जैसे हमने मुंह को बंद कर लिया और लेकिन लंग्स का काम क्या है, लंग्स एक बैकवर्ड से पुश करेगा, पर हमने मुंह को बंद कर लिया तो हमारी एयर बाहर नहीं जाएगी और नोज़ के थ्रू हम बाहर निकालेंगे नहीं, एक्सपिरेशन करेंगे नहीं। वहाँ से इंस्पिरेशन कर लेते हैं पर एक्सपिरेशन नहीं करेंगे। एंड जैसे जब नहीं है तो हमारा उस प्रेशर की वजह से हमारा ग्लॉटिस है वो ओपन हो जाएगा और एयर क्या होगी, फिर से अंदर एंटर कर जाएगी लंग्स में और हम इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन लेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्स लिप्ड ब्रीदिंग। अब पर्स लिप्ड ब्रीदिंग क्या होता है वो देख लेते हैं।
पर्स लिप ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारा जब भी कोई पल्मोनरी डिजीज़ होती है, कोई भी सीओपीडी डिजीज़ होती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मली एक्सपिरेशन नहीं कर पाते, उनमें प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से वो एक्सपिरेशन करते हैं। तो उसमें इन सारी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर भी हो जाता है। जैसे हमें एक्सपिरेशन करना है, हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो हमारी मसल्स हैं, एक्सपिरेशन मसल्स हैं, और हमारा जो ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गए, तो ये क्या करते हैं कि बैकवर्ड प्रेशर देते हैं कि बाहर एक्सपिरेशन ना हो, CO2 के फॉर्म में यह जा रही हो, बाहर ना जाके अंदर ही बनी है, तो वो प्रेशर देते हैं, बैकवर्ड प्रेशर। तो उसकी वजह उसे मैनेज करना है के लिए हम पर्स लिप ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं कि एक्सपिरेशन हमें, क्योंकि यदि हमें इंस्पिरेशन करेंगे तो हमें एक्सपिरेशन भी करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन कर लो, एक्सपिरेशन ना करो। जब एक्सपिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे तो इंस्पिरेशन भी नहीं आप कर पाओगे। तो इसलिए एक्सपिरेशन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम पर्स लिप ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं। तो पर्स लिप ब्रीदिंग में होता क्या है कि जो भी डिजीज़ है तो वो उसे एक्सप्रेशन नहीं करें। फर्स्ट पॉइंट है, ये पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विथ डिस्पीनिया। कोई भी ऐसी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है जिसमें डिस्निया हो जाता है, डिस्निया के साथ, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हमारी ब्रीदिंग वो भी शॉर्ट हो जाती है, मतलब सांस फूलने लगती है, सही से हम प्रॉपर तरीके से इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो पर्स लिप ब्रीदिंग क्या करती है, डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, इससे क्या डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट कर देती है, एंड इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड इम्प्रूव इट हैव टू इम्प्रूव वेंटिलेटर, सॉरी, ये क्या करेगी, टाइडल वॉल्यूम को हमारे बढ़ा देगी, उसे इम्प्रूव कर देगी, एंड क्या हेल्प करती है, हेल्प टू इम्प्रूव वेंटिलेटर एंड इट मूव ओल्ड एयर आउट ऑफ द लंग एंड अलाउ न्यू एयर इंटर द लंग। तो ये क्या करती है, हमें वेंटिलेशन का काम करती है, वेंटिलेटर का काम करते हैं। जो हमारी जो पुरानी एयर, जो एक्सपिरेशन हमें करना है, उस एयर को ओल्ड एयर बोल देते हैं, ओल्ड एयर को बाहर निकालने के लिए और न्यू एयर को अंदर लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेन हमारे अलाउ करती है न्यू ईयर को अंदर आने के, क्योंकि ओवर प्रेशर पड़ रहा है तो एक्सप्रेशन हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसके। पेशेंट पोजीशन में क्या होगा, कंफर्टेबल पोजीशन होगी, रिलैक्स होगा, पेशेंट सुपाइन भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी हम ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो उसमें क्या है, जो पेशेंट से हम क्या बोलेंगे कि आप स्लोली स्लोली ब्रीदिंग लो, और ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देना है, फोर्सफुली एक्सप्रेशन नहीं करना है। हमें अपने मतलब जो अपने हाथों को है वो एब्डोमिनल मसल्स पे आप रख के फील कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हो कि जो हमारा एक्सीजन हो रहा है, एक्सप्रेशन वो कैसा हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट पता चल सकता है। तो ये हम उससे प्रोसीजर कुछ पेशेंट को बोल सकते हैं, और जब भी पेशेंट को हम स्लोली एंड डीपली जो ब्रीदिंग को बोलेंगे, एंड हमें पेशेंट से ये बोलना है कि आपको नोज़ के थ्रू इंस्पिरेशन करना है, और एक्सप्रेशन जब करना है तो ब्लोइंग द कैन, जैसे कि हमें इतना फास्टली एंड प्रेशर के साथ करना है, जैसे कि कोई सपोज कर लेते हैं, एक हमारे पास कैंडल है, कैंडल को हमने जला के रखा है और हम इतना फोर्सफुली एक्सप्रेशन, मतलब फोर्सफुली एक्सप्रेशन करेंगे कि जो कैंडल है वो बुझ जाए। तो ब्लोइंग ऑन एंड बेंडिंग द फ्लेम ऑफ कैंडल। इसका पॉइंट है, आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ स्लोली एंड डीपली थ्रू द नोज एंड ब्लोइंग ऑन बेंडिंग द फ्लेम ऑफ कैंडल। एंड पेशेंट को हम जब कंफर्टेबल पोजीशन दे रखा है, एंड एक्सप्रेशन में भी रिलैक्स करना है, एंड अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एंड इस टाइप से कांटेक्ट करना है कि जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, मतलब वो भी कांटेक्ट ना करें जब भी हम एक्सप्रेशन करेंगे। तो ऐसा कब हो सकता है, वो कुछ हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि हमारा डिस्पीनिया हो जाता है, डिस्पीनिया में क्या होता है, शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाती है, हमारी जो सांस लेते हैं वो सही से ले नहीं पाते, शॉर्टनेस आ जाती है, मतलब पूरा इंसिपेशन नहीं होता, पूरा एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, पोस्चर में पेशेंट की जो पोजिशनिंग होगी वो हम पेशेंट से बोलेंगे, पेशेंट सिट हो जाए, एंड पेशेंट कैन सिट एंड लीन फॉरवर्ड एंड ए पिलो टू रिलैक्स एंड रिलीव डिस्पीनिया। सिट और लीन फॉरवर्ड, एक पिलो का यूज़ कर लेंगे, रिलैक्स कंडीशन होगा, जिससे कि हमारा रिलीव जो डिस्पीनिया है वो रिलीव हो जाएगा। जैसे पेशेंट है उससे बोल देंगे आप बैठ जाओ आराम से, एक पिलो दे देंगे और वो अपने हाथों को बेंड करके पिलो रख के वहाँ पे थोड़ा सा
लीन फॉरवर्ड हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो शॉर्टनेस है वो इम्प्रूव है, कम हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। एंड प्रोसीजर में क्या हम सेकंड प्रोसीजर ऐसा भी कर सकते हैं कि वाइल स्टैंडिंग पेशेंट, जो पेशेंट है उसे हम खड़ा कर सकते हैं एंड लीन फॉरवर्ड एंड प्लेस सम वेट ऑन द हैंड रिलीव डिस्पेनिया। खड़ा कर सकते हो पेशेंट को, थोड़ा सा खड़ा है, एक टेबल के सहारा ले सकता है पेशेंट, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड आगे की ओर झुकेगा और उससे हमारा डिस्पेनिया रिलीफ होता है। तो हमें जब भी हम पर्च लिप ब्रीदिंग कराते हैं तो हमें एक्सप्रेशन क्या करना है कि वो फोर्सफुली ना हो और हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कांटेक्ट ना करे। तो हम ये 2 प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, एक सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। डायग्राम के हम थ्रू आपको दिखाते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है पेशेंट है वो क्या है, पेशेंट से बैठ गया है और एक लीन फॉरवर्ड आगे की ओर झुक गया, एक पिलो का यूज़ कर लिया उसने पेशेंट ने और रिलैक्स होकर बैठ गया। तो उससे क्या होगा, जो हमारा शॉर्टनेस है, ब्रीदिंग कम हो रही है, वो ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा एक होता है सिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट हम ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी करा सकते हैं, पेशेंट को खड़ा करके थोड़ा सा लेन फॉरवर्ड, इससे क्या हाथों पे वेट पड़ेगा, वेट जो से अपना झुकाएगा तो उससे भी कि हमारा जो एक्सपिरेशन है वो फोर्सफुली नहीं होगा और इंस्पिरेशन आराम से कर सकेगा। तो हमारा ये क्या होता है, डिस्पेनिया को रिलीफ करने के लिए, शॉर्टनेस को ख़त्म करने के लिए हम इस 2 प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप है सेगमेंटल ब्रीदिंग। सेगमेंटल ब्रीदिंग में क्या होता है, जो हमारे लोब होते हैं और जो सेगमेंट होते हैं हमारे लंग्स के, तो उनमें हमें जो एक्सरसाइज देनी होती है, जैसे सपोज कर लेते कोई भी सर्जरी हुई है, थोरैक्टोमी है, पोस्चरल ड्रेनेज हुआ है एंड कोई भी चेस्ट पेन है, फिब्रोसिस हुआ है, कुछ भी ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो तो उनमें क्या होगा, जो हमारे वहाँ के जो लोकलाइज एरिया होगा जहाँ पे भी ये पेन है, सर्जरी हुई है, कोई भी मसल्स गार्डनिंग है, ट्रॉमा है, निमोनिया है, तो उस एरिया पे हमारे जो लोकलाइज एरिया होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा और अदर एरिया एकदम क्वाइट मतलब शांत रहेंगे, उनमें कुछ भी चेंज में नहीं आएगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इसको अच्छा परफॉर्म कराने के लिए सेगमेंटल ब्रीदिंग देते हैं कि वहाँ पे ऐसा ना हो, वहाँ के उस लोकलाइज एरिया एक्सपेंड ना हो, उसके लिए हम सेगमेंटल ब्रीदिंग देते हैं। तो क्या पॉइंट है, ए पेशेंट कैन taught to expand localized area of the lung while keeping other areas quiet. Fibrosis, pain, muscles gardening, surgery pain, pneumonia, thoracotomy, ऐसी सारी कोई भी कंडीशंस होती है तो उसमें क्या होता है, लोकलाइज एरिया वो तो एक्सपेंड हो जाता है और अदर एरियाज जो होते हैं वो क्वाइट होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये परफॉर्म ऑन ए सेगमेंट ऑफ लंग इज सीक्रेशन ऑफ चेस्ट वॉल दैट नीड इंक्रीज वेंटिलेशन और मूवमेंट। जो परफॉर्म करते सेगमेंट ऑफ लंग में, हमारे जो लंग के सेगमेंट होते हैं वहाँ से सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन चेस्ट वॉल से। तो उससे क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है वेंटिलेशन की, कि हम मूवमेंट हमारे जो लंग्स है अच्छे से मूवमेंट कर सके। तो सेगमेंटल टाइप जो ब्रीदिंग होती है उसके 4 टाइप्स होते हैं, लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर वेसल एक्सपेंशन, एपिकल एक्सपेंशन एंड राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन। लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन क्या है, लेटरली हम मतलब सेगमेंटल जो ब्रीदिंग देंगे एंड पोस्टीरियर साइड देंगे एंड एपिकल साइड एंड राइट मिडिल लोब साइड हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज देंगे और पेशेंट की कंडीशन को चेक भी करेंगे। लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन में क्या होता है, लेटरली हम देंगे जब भी पेशेंट है उसे हम यूनिलेटरली या बाइलेटरली दोनों साइड से हम ट्रीट कर सकते हैं। और जब कोई भी क्रोनिक एम्फाइसीमिया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसी कंडीशंस हो जाती है तो पेशेंट के जो लोअर केस होते हैं वो स्टिफनेस आ जाती है उनमें, तो उन्हें हम उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ये एक्सरसाइज कराएंगे। इज़ यूजफुल फॉर पेशेंट स्टिफ लोअर रिब केस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमिया एंड अस्थमा। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे हम अप्लाई करेंगे ये सेगमेंटल ब्रीदिंग, तो हम देख लेते हैं। जो पेशेंट होगा उसे हम पहले तो सिटिंग मतलब एक नॉर्मली एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जिसमें हम सिटिंग और हुक लाइंग पोजीशन होती है, 2 पोजीशन होती है, या तो हम सिटिंग दे दें या हुक लाइंग पोजीशन दे सकते हैं। तो उसमें क्या पेशेंट का जो थेरेपिस्ट है, जो पेशेंट तो नॉर्मली कंफर्टेबल पोजीशन में लेट गया है एंड जो थेरेपिस्ट है उसके हैंड जो होंगे वो लोअर लेटरल रिब केज पे होंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमारा पेशेंट है जो
हुक लाइन पोजिशन या सिटिंग पोजिशन में है तो हम जो थेरेपिस्ट, सपोज करते हैं मैं थेरेपिस्ट, तो हम जो अपने हैंड प्लेस करेंगे वो लेटरली केज ऑफ थॉरैसिक मीन्स इस टाइप से हम करेंगे, हैंड को प्लेस करेंगे। और ये सपोज करें ये हमारा एक रिब केस हो गया है चारों साइड के, तो ये हमारा रिब केस है, दोनों रिब केस लेफ्ट एंड राइट। तो हम जब रिब केस में क्या करेंगे, ऐसे हाथों को हम ऐसे बस अपने जो पाम हो गई उससे फोर्सफुली रखेंगे और पेशेंट से बोलेंगे अब आपको इंस्पिरेशन करना है, एक्सपिरेशन करना है, और उससे हम फील करेंगे कि कैसे एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो रहा है, और प्रेशर हम अपने हाथों से उसे प्रेशर देंगे। तो ये होता है हमारा लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन में। पेशेंट सिटिंग एंड हुक लाइन पोजिशन में हो गया, थेरेपिस्ट ने प्लेस कहाँ कर दी, लेटरल केज ऑफ थॉरैक्स, लेटरली साइड, अपने हाथों को लोअरिंग। एंड लास्ट हमारा आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ आउट एंड फुल रिब केज मूव डाउनवर्ड। हम पेशेंट से बोलेंगे आपको ब्रीदिंग आउट करनी है, उससे क्या ब्रीथ आउट करेगा तो उसके जो रिब केज होंगे वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होंगे। एंड ब्रीथ आउट प्लेस प्रेशर इन द रिब विद पाम ऑफ योर हैंड। और जैसे ही ब्रीथ आउट करेगा तो हम अपनी पाम से उस पर प्रेशर देंगे और उसका जो इंटरकोस्टल स्पेस होगा उनमें अपनी ये फिंगर्स को हम ऐसे फंसा के ऐसे प्रेशर देंगे। ओके, तो हमको डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा पेशेंट है हुक लाइन पोजीशन में, मतलब है जहाँ तो सुपाइन में दिख रहा है डायग्राम में। और थेरेपिस्ट उसने हैंड प्लेस किए हुए हैं अपने लेटरली साइड, और ये उसने क्या पाम से फोर्स देता है जब भी पेशेंट से बोलता है जब आपको एक्सप्रेशन करना है, और अपनी फिंगर्स को इंटरकोस्टल स्पेस में रखता है। तो ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन। पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन में क्या होता है, जो पेशेंट होगा वो पोस्टीरियर अपने हाथों को थेरेपिस्ट पेशेंट के पोस्टीरियर अपने हाथों को प्लेस्ड करेगा उसकी जो स्पाइन पे एक सेमी रिसाइक्लिंग पोजीशन में होगी, इसमें एक्सटेंड करेगा और अपने हाथों को ऐसे ऐसे रिबकेज से लोअर रिबकेज से यहाँ पे ऐसे, ये सपोज कर लीजिए ये हमारा स्पाइन हो गया और यहाँ पे ये पेशेंट की कमर हो गई, यहाँ पे मतलब लोअर रिबकेज हो गया। तो यहाँ पे पेशेंट अपने थंब को रखेगा दोनों साइड रिब के, और यहाँ से ऐसे अपने पाम को रखेगा इस टाइप से। ऐसे पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, समझ लीजिए सिटिंग में पोजीशन में है, तो उस पेशेंट को ऐसे हाथ करके ऐसे पुश करना है। एंड क्या है इम्पॉर्टेंट फॉर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, ये किसके लिए होता है, जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत टाइम से बेड पे होते हैं और बहुत लंबे समय से वो एक मतलब सेमी रिसाइक्लिंग हो गई कंडीशन पोजिशन, तो वो बहुत टाइम से इसमें होते हैं इस कंडीशन में। एंड जो है थेरेपिस्ट होता है वो हाथों को प्लेस करता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर रिब हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, एंड पेशेंट क्या होगा सिटिंग पोजीशन में होगा। डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। ये डायग्राम के में आपको दिख रहा होगा पेशेंट है, ये थेरेपिस्ट उसके पोस्टीरियर खड़ा हुआ है और ये अपने वहाँ से पोस्टरली प्रेशर दे रहा है। ये थोड़ा सा पुरानी बुक है, 4th एडिशन की बुक है, क्योंकि जो 7th एडिशन की बुक है किशनर की उसमें ये चैप्टर नहीं है, इसलिए मुझे 4th एडिशन की बुक का यूज़ करना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड है एपिकल एक्सपेंशन। एपिकल से समझ ही आ रहा होगा, एपेक्स पे जो हम थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करेंगे पेशेंट के, तो अप्लाइंग प्रेशर बिलो द क्लेविकल विद इन द फिंगर मीन्स क्लेविकल के पास में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे अपनी फिंगर से ऐसे, या इस टाइप से फिंगर से हम इस टाइप से प्रेशर अप्लाई करेंगे। पेशेंट कैसा होगा सिटिंग पोजिशन में होगा, तो हमें एपिकल। एंड नेक्स्ट हमारा है राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन या लिंगुला एक्सपेंशन। अब राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन में क्या होता है, जब पेशेंट होता है सिटिंग पोजीशन में होता है उसके राइट और लेफ्ट साइड पेशेंट के जो एक्जिला के जस्ट बिलो वहाँ पे दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड प्रेशर देंगे लेटरली, जैसे कि हमने लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन में दिया था, पाम से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग थे जिसमें हमने डिस्कस किया है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग एंड सेगमेंटल ब्रीदिंग, और सेगमेंटल के टाइप
मोबिलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मीन्स जब भी हमारी जो मसल्स होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की मसल्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, जब वो मसल्स हमारी वीकनेस हो जाती है इनमें, मीन्स वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, जैसे कि जब भी हम ब्रीदिंग ले कर रहे हैं तो हमारी जो मसल्स है उतना सपोर्ट नहीं देती हैं जितना उन्हें देना चाहिए, तो हमारी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो उनके मसल्स को प्रॉपर फंक्शंस कराने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट को मोबिलाइजेशन कराते हैं। अब चेस्ट का जो मोबिलाइजेशन होता है उसमें हम 3 टाइप से कराते हैं कि चेस्ट के अपर लोब पे, मिडिल लोब पे एंड लोअर लोब पे, जो भी हमें जिस जिस एरिया पे करना है स्टेप मोबिलाइजेशन वहाँ पे हम कराते हैं और सारी प्रोसेस करते हैं। जो चेस्ट मोबिलाइजेशन एक एक्टिवली मूवमेंट होता है हमारे ट्रंक का एंड हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसमें हम डीप ब्रीदिंग कराते हैं पेशेंट को, और जिससे क्या होगा, जो वहाँ की मोबिलिटी होती है वो मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है हमारे चेस्ट वॉल की, ट्रंक की और हमारे शोल्डर गर्डर की। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी वो और अच्छे से फास्टली हो सकेगी, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलेंगे और हमारी जो जो मसल्स है, जैसे कि जो हम वहाँ की जो मसल्स हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हम उसे कंट्रोल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर सकें। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होती तो डिस्पोनिया, टैकीपोनिया देखने को मिल जाती है, जो हमारी शॉर्टनेस ब्रीदिंग देखने को मिलेगी और बहुत फास्टली ब्रीदिंग होने को देखने को मिलती है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए हम चेस्ट मोबिलाइजेशन देते हैं। चेस्ट मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसके बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं। देखते हैं क्या हम फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। चेस्ट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज आर एनी एक्सरसाइज दैट कंबाइन एक्टिव मूवमेंट ऑफ ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज विद डीप ब्रीदिंग। मीन्स क्या होता है इसमें कि हम एक्टिवली मूवमेंट कराते हैं पेशेंट से, जिससे जो हमारे ट्रंक पे और उसके अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे डीप ब्रीदिंग, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, मीन इंस्पिरेशन डीप इंस्पिरेशन करेंगे, डीप एक्सपिरेशन करेंगे, तो उस टाइम हम अपनी जो मसल्स को होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकेंगे, उनकी मोबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकेंगे, तो और मोबिलाइजेशन होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ द चेस्ट बॉल। चेस्ट बॉल की हमें क्या मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है एंड चेस्ट मोबिलाइजेशन में क्या हुआ, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ एक्सपिरेशन करने पे हमारे और अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एक पर्सन है जिसे अपना एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है, वो एक्सप्रेशन सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना होगा, सबसे पहले वो लीन फॉरवर्ड अपने हिप को फॉरवर्ड करेगा, सबसे पहले अपने ट्रंक को फॉरवर्ड करेगा, फिर अपने हिप को फॉरवर्ड करेगा, फ्लैक्स पोजीशन में लेके आएगा, स्पाइन को फ्लैक्स पोजीशन में लेके आएगा। उसके बाद हमारे क्या होगा, उसको थोड़ा सा जो हमारी डायाफ्राम है, और डायाफ्राम क्या करेगी, सुपीरियर थोड़ा प्रेशर देगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इससे डीप एक्सपिरेशन हो सकेगा। तो ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने में, जब भी हम चेस्ट को मोबिलाइज करेंगे। एंड जैसे हम देखते हैं कि जो क्या क्या इसकी टेक्निक है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये थ्री टाइप से स्पेसिफिक टेक्निक होती है टू मोबिलाइज वन साइड ऑफ द चेस्ट एंड मोबिलाइज upper chest and stretch pectoralis major muscles and mobilize upper chest and shoulder। तो ये 3 टाइप से हम कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले कहा, हम एक साइड मेरी एक साइड जो मसल्स हैं उन्हें पेन हो रहा है, बाकी मसल्स है वो वीक हो गई, तो हम वन साइड हम मतलब कि मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। एंड ऐसा भी अपर चेस्ट जहाँ पे पेक्टोरल्स मेजर मसल्स होती है वहाँ पे हम एक्सप्रेशन कराने के लिए मोबिलाइज करा सकते हैं। एंड अपर चेस्ट जहाँ पे शोल्डर्स होते हैं, एपिकल रूट पे जो लंग्स के, वहाँ पे भी हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, पेशेंट सिटिंग कंफर्टेबल पोजिशन, कंफर्टेबली ही पोजिशन होगा, एंड हैव द पेशेंट बेंड अवे फ्रॉम द टाइट साइड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड वेंट टुवर्ड द टाइट साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। क्या होता है, जैसे कि पेशेंट के सबसे पहले उसे क्या प्रॉब्लम है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, एक साइड उसके पेन हो रहा है, जब भी वो इंस्पिरेशन ले कर रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है, ब्रीदिंग इन कर रहा है, ब्रीदिंग आउट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पेनफुल कंडीशंस हो रही है। तो पेन हो रहा है एक साइड, वन साइड हो रहा है, तो पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन देंगे। उसके बाद जिस साइड उसे पेन हो रहा है उस साइड कहेंगे, हम उससे बोलेंगे थोड़ा सा बैंड हो जाओ। जब वो बैंड हो जाएगा तो जब बैंड हो जाएगा तो वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन करेंगे। एंड द इंस्पिरेशन में
पेन हो रहा तो इंस्पिरेशन किस साइड पेन हो रहा उस साइड बेंड हो जाएगा, एक्सप्रेशन में जिस साइड पेन हो रहा उस साइड बेंड हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन देंगे, वो हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ये बुक 4th एडिशन की है, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं है, क्योंकि ये 7th एडिशन की बुक में ये चैप्टर नहीं दिया गया है, ये 4th एडिशन की बुक से मैंने लिया है। तो इसमें देख आपको डायग्राम में दिख रहा होगा पेशेंट क्या है, एक पेशेंट दिख रहा होगा आपको इंस्पिरेशन के लिए, एक पेशेंट दिख रहा है एक्सपिरेशन के लिए। जो ये पेशेंट आपको दिख रहा है कि जब भी डीप एक्सपिरेशन कर रहा है तो तब उसे पेन हो रहा है। ये पेशेंट है जब वो डीप इंस्पिरेशन कर रहा है तो उसे पेन हो रहा है। तो क्या है, जैसे इंस्पिरेशन डीप इंस्पिरेशन ले तो क्या हुआ, बैंड हो गया उस साइड जिस साइड पेन हो रहा है, ये इस यहाँ पे पेन हो रहा है। एंड डीप एक्सपिरेशन इस एरिया पे पेन हो रहा है, तो क्या हुआ, तो वो इसके अपोजिट साइड वो बेंड हो गया, जिस साइड पेन हो रहा है उसके अपोजिट साइड हो गया। तो अब यहाँ से हम मोबिलाइज करेंगे, पेशेंट को मोबिलाइजेशन देंगे। अब हम मोबिलाइजेशन देंगे ही क्योंकि उस एरिया की जो मसल्स है, मोबिलिटी है वो कम हो गई है, हाइपोमोबाइल हो गए वहाँ की स्ट्रक्चर, एंड वहाँ की जो लेंथन है वो भी कम हो गई है। तो उसे हम फिर से उसे रिकवर करने के लिए फिर तो वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन देंगे। तो मोबिलाइजेशन में देंगे जिस साइड भी पेन हो रहा है पेशेंट को उस साइड हम पुश करेंगे। जैसे लेटरल एस्पेक्ट पे, चेस्ट में लेटरल एस्पेक्ट पे पेन हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, पुश करेंगे एंड बेंड करेंगे उस साइड जिस साइड मतलब कि पेन है ब्रीदिंग लेने में, और वहाँ के जो स्ट्रक्चर है वो टाइट हो गए हैं तो उस साइड हम बेंड कर देंगे और वहाँ पे मोबिलाइजेशन में पुश करेंगे पेशेंट को। तो पुश करने से क्या, तो वहाँ पे उन फाइबर्स को क्या होगा, स्ट्रेच होगा तो उनकी जो हाइपोमोबिलिटी है वो कम हो, मतलब हाइपोमोबिलिटी है वो सही से रिकवर हो जाएगी, मोबिलिटी अच्छे से होने लगेगी, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगी, लेंथनिंग कर जाएंगी। तो इसलिए हम उस एरिया पे पुश करेंगे। हम नेक्स्ट हम देखते हैं टू मोबिलाइज द चेस्ट एंड स्ट्रेच पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है वो हाइपोमोबाइल हो जाती हैं, वो अपना फंक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं, तो हम उस वहाँ पे स्ट्रेच करेंगे एंड वहाँ की जो मोबिलिटी है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैंड क्लास्प बिहाइंड द हेड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्या होगा, जब भी इंस्पिरेशन करेगा पेशेंट तो उसके जो हाथ, दोनों हाथ होंगे वो क्या करें, अपनी हेड की ओर लेके जाएगा एंड मतलब हेड को कैसे रखेगा, हैंड क्लास्प्ड, ओके। एंड नेक्स्ट द पेशेंट ब्रिंग द एल्बो टुगेदर एंड बेंड फॉरवर्ड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। और क्या कर सकता है, एक और प्रोसेस, जब भी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हमारी मोबिलाइज हाइपोमोबिलाइज हुई है तो हम पेशेंट है अपनी एल्बो को टुगेदर एक साथ करेगा और आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा और एक्सपीरेशन डीप एक्सपीरेशन करेगा। तो हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 डायग्राम है जिसमें हमने पेशेंट को बैठाला हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, उसने अपनी जो दोनों आर्म है उन्हें क्या किया, क्लास बिहाइंड, मतलब अपनी हेड के पीछे लेके गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिखा रहा है कि अपने दोनों एल्बो को एक साथ करके थोड़ा सा आगे की ओर बेंड होके डीप एक्सप्रेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा, मुझे पेक्टोरलिस मेजर इंक्रीज हो जाएगी और पेशेंट को एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू मोबिलाइज द अपर चेस्ट एंड शोल्डर। अब क्या होगा, जब हम अपने अपर चेस्ट एंड शोल्डर को मोबिलाइज करेंगे और ये क्या होगा, दोनों बायलेटरली होगा क्योंकि दोनों हम शोल्डर गर्डर पे हम मोबिलाइजेशन देंगे और अपर चेस्ट पे क्योंकि हमारी वहाँ पे भी हाइपोमोबिलिटी हुई है तो वहाँ पे हमें ब्रीदिंग लेने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, डिफिकल्ट होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें क्या करेंगे, हम वहाँ के भी मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे इंस्पिरेशन के टाइम और एक्सपिरेशन के टाइम भी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा चेस्ट एक्सपेंशन इज इंक्रीज विद बायलेटरल मूवमेंट ऑफ द आर्म इज ओवरहेड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्या होता है इसमें, इंस्पिरेशन के टाइम हम क्या करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और बायलेटरली मूवमेंट करेंगे, दोनों साइड से हम मूवमेंट करेंगे और अपना इंस्पिरेशन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपिरेशन इज देन रीइंफोर्स्ड बाय रीचिंग द आर्म टुवर्ड द फ्लोर। एक्सपिरेशन करते टाइम हमें क्या करना है, अपनी दोनों आर्म को फ्लोर को टच करना है, फ्लोर की ओर लेके जाना है। तो डायग्राम के थ्रू ये भी आपको हम दिखाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि जो चेस्ट को एक्सपेंड करके दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके, तो इसमें क्या है, इंस्पिरेशन करेंगे, डीप इंस्पिरेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम उसमें क्या बताया गया है कि अपनी दोनों आर्म को एक्सप्रेशन करते टाइम हमें फ्लोर की ओर लेके आना है। तो जिससे क्या होगा, हमारी जो
मसल्स हैं, अपर चेस्ट मसल्स, शोल्डर के मसल्स हैं, वो क्या होगी, यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलाइजेशन हो जाएगा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। सो ये हमारा था कि मोबिलाइजेशन ऑफ द, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है टॉपिक चेस्ट मोबिलाइजेशन के बारे में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चेस्ट मोबिलाइजेशन में कफिंग और हपिंग के बारे में भी पूछा जाता है। उसके लिए हम आपको कभी एक शॉर्ट वीडियो बना के भेज देंगे, अभी हमारे पास इसका कंटेंट नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में। क्या है पोस्चरल ड्रेनेज? ड्रेनेज से आप मतलब समझ ही गए होंगे। ड्रेनेज मीन्स होता है क्लियरेंस करना किसी भी एरिया पे, जहाँ क्लियर करेंगे। जैसे कि अब पोस्चरल ड्रेनेज है तो हमारे रेस्पिरेशन में हम अपने जो एयरवे है उसे क्लियरेंस करेंगे और वहाँ के जो मोबिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना है, जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसे हमें बाहर निकाल, कफ हो रहा है, फ्लूइड है, उसे हमें बाहर निकालना। हमारे जो लंग सेगमेंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे और जो भी मतलब कि हमारे जो मसल्स हैं उस एरिया की मसल्स को भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। और कोई भी कफिंग है, हफिंग है एंड एंडोट्रैकियल सक्शनिंग हो रहा है तो उसमें क्या हमें करना है कि हमारे जो एयरवे है उसे क्लियर करना है। और एक जो पोस्चरल ड्रेनेज होता है उसमें हम 2-3 टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है पोस्चरल ड्रेनेज, ब्रोंकियल ड्रेनेज, इसे हम ब्रोंकियल ड्रेनेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एंड एयरवे क्लियरेंस इज मीन्स ऑफ मोबिलाइजेशन सिक्रेशन इज वन और मोर सेगमेंट ऑफ लंग। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एयरवे होता है उसे हमें क्लियर करना है और ये हमारे जो लंग्स के सेगमेंट होते हैं, लंग्स के सेगमेंट को मोबिलाइज कराती है। मोबिलाइज कराने के बाद जो भी सिक्रेशन होता है उसे वॉश आउट बाहर निकालती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोस्चरल ड्रेनेज थेरेपी आल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ मैनुअल टेक्निक सच एज सेकिंग, वाइब्रेशन एंड परकशन। क्या है, एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं, मैनुअली हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, सेकिंग देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, परकशन देते हैं। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा मसाज में जो टेक्निक का यूज़ किया गया है सेकिंग का एंड वाइब्रेशन एंड परकशन का, जो सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो हम ये मैनुअली टेक्निक यूज़ क्यों करते हैं वो भी बस देख लेते हैं। मैनुअली टेक्निक जो हमारी जो हो गई वाइब्रेशन, सेकिंग एंड परकशन, इसका हम यूज़ करते हैं पोस्चरल ड्रेनेज में। कफिंग को इफेक्टिवली कफ को फैसिलिटेट करने का, एयरवे को क्लियर करने का हम यूज़ करते हैं। इसका बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। और हम जो भी हमारी ड्रेनेज में हमारी जो मसल्स हैं जो भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं उन्हें भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ गोल होते हैं, हम पोस्चरल ड्रेनेज करना क्यों चाह रहे हैं, इसका हमारा एम क्या है, मेन एम क्या है कि हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को करा रहे हैं और उसमें हम पोस्चरल ड्रेनेज करा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। तो हमारे 2 गोल होते हैं जब भी पोस्चरल ड्रेनेज कराते हैं कि एक तो हमारे से कोई भी बहुत टाइम से फ्लूइड है, कफ है जो एक्यूमुलेट हो गया है, उसे हमें रिमूव करना है, पूरी तरीके से लंग्स से रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पोस्चरल ड्रेनेज का। और हम जो भी हमारे मतलब कि लंग्स के सेगमेंट होते हैं, जो सिक्रीशन हो रहा है कॉफ़ी का, तो हमें उसे प्रिवेंट करने के लिए भी इसका हम पोस्चरल ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। तो 2 टाइप से होता है, प्रिवेंट करने के लिए और रिमूव करने के लिए। तो हम देखते हैं प्रिवेंट करने में हमें पेशेंट क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन और विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोडक्शन और विस्कोसिटी, जो म्यूकस का विस्कोसिटी और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर पेशेंट को मीन्स वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसे अच्छा कोई भी सफोकेशन ना हो, वहाँ पे एयर अच्छे से आती है, ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही हो पेशेंट को, तो हम इसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और इसमें हम पेशेंट को जो बहुत टाइम से बेड रेस्ट पेशेंट कर रहा है, बेड रेस्ट करने की वजह से क्या होगा, उसकी जो मसल्स है, वहाँ की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं और हमारी जो एयरवे है वो भी, उसमें कफ है वो भी एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो उसे हम प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो क्या है कि जो सिक्रीशन हो रहा है, मीन्स हमारे कफिंग का है हो गया, कोई भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उन्हें जो सीक्रेट करते हैं हमारी एयरवे लंग्स, तो उन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम जब देखते हैं कि जो वो हमारा रिमूव एक्यूमुलेटेड सिक्रेशन होता है लंग्स में, उसमें क्या करते हैं कि कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे कि हमारी निमोनिया होगा, सीओपीडी हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ होती है, तो उस टाइम पे हम
लंग्स को अपने क्लियरेंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जनरली जो पेशेंट वीक होते हैं, जिनकी मसल्स वीक हो गई हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो आर्टिफिशियली एयरवे का आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इसका पोस्टल ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने में। जो इसके चेस्ट पेन होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सही से नहीं हो पा रहा, कफ बन रहा है, हफिंग प्रोसेस हो रही है, तो उनमें हम इसका बहुत अच्छा रोल होता है। और आपने इसका कोविड के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही रोल सुना होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, क्योंकि इससे हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट बहुत जल्दी फास्ट रिकवर हो जाता है चेस्ट थेरेपी के थ्रू। अब ये तो हमारे गोल्स थे, हम क्यों देना चाहते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें पोस्टल ड्रेनेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे कोई भी सीवियर पल्मोनरी एडीमा हो गया। अब एडीमा हो गया और आप चेस्ट एक्सरसाइज करा रहे, पोस्ट ड्रेनेज करा रहे, तो क्या होगा, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो और ज़्यादा स्पेन कर जाएगा और एडीमा और ज़्यादा स्प्रेड करने लगेगा। सो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कोई भी कार्डियक डिजीज़ है तो उसमें भी हमें ड्रेनेज नहीं कराना है। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, कार्डियक अरिथमिया हुआ है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, एंजाइना हुआ, तो ऐसी कोई भी डिजीज़ होती हैं जिससे पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके, तो ऐसे आपको पोस्टल ड्रेनेज नहीं कराना है। पहले उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने में से जो आपको पता चलता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके टेस्ट कराने हैं। उसके बाद ही आप सजेस्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पोस्टल ड्रेनेज के लिए। सो पोस्टल ड्रेनेज में भी हम आपको जो 3 हमने टेक्निक बताई हैं, स्टीकिंग, वाइब्रेशन, परकशन, तो वो कब देनी है वो भी आपको हम अभी डिस्कस करके बताएंगे। और भी सारी डिजीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होती हैं, कार्डियो से रिलेटेड होती हैं, तो ऐसी कोई डिजीज़ होती हैं तो उनमें आपको ड्रेनेज नहीं देना है। उस टाइम पेशेंट की जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो चुकी होती है, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो और ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, स्प्रेड करने के चांसेस हो जाते थे। तो इसलिए आपको हिस्ट्री सबसे पहले लेनी है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो हम देखते हैं मैनुअली टेक्निक कौन कौन सी हम पोस्टल ड्रेनेज में यूज़ करते हैं। फर्स्ट जैसे कि परकशन। अब परकशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। परकशन का यूज़ करेंगे हम जो हमारी लंग्स को क्लियर भी करने के लिए, क्लीन करने के लिए और सीक्रेशन होने के लिए। कोई भी हमारे जो लंग्स में बहुत टाइम से एक्यूमुलेट हो गए डिस्लोजिस, जो हमारे डिस्कस और एडेंट म्यूकस होता है लंग्स में, वो बहुत टाइप से एक्यूमुलेट है, उन्हें हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं वाइब्रेशन परकशन का। और परकशन में क्या होता है कि जो पेशेंट जो टेक्निक यूज़ करता है वो कप हैंड करता है। इस टाइप से एक कप बना के ही एक्सरसाइज का इसका यूज़ करते हैं। और ये अल्टरनेटिवली हम पेशेंट पे ट्राई करते हैं, स्ट्राइक देते हैं पेशेंट को और चेस्ट वॉल पे, जिससे कि हमारी चेस्ट की जो मसल्स है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। और ये रिदमिक तरीके से हम देते हैं, तो देखते हैं कि परकशन इज परफॉर्म विद कप्ड हैंड ओवर द लंग सेगमेंट बीइंग ड्रेन। परकशन क्या करते हैं, हम कप्ड हैंड में यूज़ करें लंग्स के जो सेगमेंट हो उन्हें ड्रेन करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारी थेरेपिस्ट कप्ड हैंड अल्टरनेटली स्ट्राइक द पेशेंट चेस्ट वॉल इन द रिदमिक फैशन। जो थेरेपिस्ट जो कप्ड हैंड इसमें यूज़ कर अल्टरनेटली स्ट्राइक करता है पेशेंट के चेस्ट पे, अल्टरनेटली कप बना के एक्सपेंड करता है इसमें। एंड पेशेंट की जो रिदमिक एक तरीके से होना चाहिए। और परकशन इज कंटिन्यू फॉर 7 मिनट, और कंटिन्यू फॉर 7 मिनट्स कुछ टाइम तक हमें देना है पेशेंट को। जैसा कि अभी आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा एक कप्ड हैंड है जिस टेक्निक से हम परकशन देते हैं। और ये पेशेंट है, थेरेपिस्ट है, ये देखो कप अल्टरनेटली यूज़ कर, ये एक हैंड उसके सरफेस पे, स्किन सरफेस से टच हो रहा है, तो एक हाथ होगा वो हमारे उठा हुआ होगा, हमें अल्टरनेटली देना है, रिदमिक तरीके से देना है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई फ्रैक्चर नहीं है पेशेंट को, फ्रैक्चर हुआ तो और ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस हो, कोई भी इंजरी हुई, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी ट्रॉमा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको ड्रेनेज नहीं देना है। कोई भी स्पाइनल फ्यूजन है, पेशेंट को ओवर ट्यूमर एरिया, कोई भी ट्यूमर है, कैंसर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो आपको नहीं देना, अनस्टेबल एंजाइना है तो भी नहीं देना, चेस्ट वॉल पेन है, चेस्ट में पेन हो रहा है तब भी आपको परकशन नहीं देना है। तो कुछ इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको पूरा टेक्निक जो भी देनी है वो तैयार करनी है, पहले आपको हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन भी एक टेक्निक होती है एयरवे को क्लियर करने की और ड्रेनेज करने की।
जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है वो पेशेंट को तभी हम ये वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे जब भी हम डीप एक्सपिरेशन कर रहा है, डीप एक्सपिरेशन करेगा तभी हम वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। वाइब्रेशन देते कैसे हैं, हम अपनी जो हैंड है उसकी जो हैंड की जो प्लेसमेंट हमें रखना है, दोनों हाथों को डायरेक्टली स्किन के ऊपर रखना है, चेस्ट वॉल पे, इस टाइप से हमें देना होता है। इस टाइप से हम एकदम प्रेशर देंगे अपनी पाम के थ्रू और प्रेशर अप्लाई करेंगे सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अप्लाई करने से जो उसकी चेस्ट होगी वो भी मूवेबल करेगी, मोबाइलेशन बढ़ेगा, तो ये हमारा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन हम देखते हैं कि वाइब्रेशन इज अप्लाइड बाई प्लेसिंग बोथ हैंड डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड चेस्ट वॉल। क्या करेंगे, स्किन पे और चेस्ट वॉल पे अप्लाई करेंगे दोनों हाथों को एंड थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस एंड रैपिडली वाइब्रेटिंग द चेस्ट वॉल, कंप्रेसिंग एंड रैपिडली वाइब्रेट करेंगे एंड प्रेशर इज अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एज द चेस्ट इज मूविंग। प्रेशर अप्लाई एक सेम डायरेक्शन में हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। आपको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पेशेंट है, ये थेरेपिस्ट है, तो ये कैसे दे रहा है वाइब्रेशन, दोनों हाथों को प्लेस करके एक दूसरे के ऊपर एंड फिर प्रेशर अप्लाई कर रहा है पेशेंट के ऊपर, और वो भी डीप एक्सप्रेशन में। अब सेकिंग क्या होता है, सेकिंग एक विगोरियस टेक्निक होती है, इसमें हम वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं एक्सलेशन में, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकिंग देंगे। तो सेकिंग में क्या होता है, जो हम प्रेशर दे रहे होते हैं, प्रेशर देते हैं वो हमारे जो मूवमेंट पे इंटरक्यूमेंट में ट्रांसफ़र करता है, और जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने थंब को क्या करेगा, थंब को लॉक कर लेगा और अपने हाथों को ओपन रखेगा, हाथों को ओपन करके लॉक कर देगा, उसकी स्किन पे अप्लाई करेगा एंड फिंगर को भी रैप कर लेगा अराउंड चेस्ट वॉल और सेकिंग देना स्टार्ट करेगा। सेकिंग इस टाइप से करते हैं, अपने थंब को उसने लॉक कर लिया, फिंगर को उसने अपने रैप्ड कर लिया, उस चेस्ट वॉल के अराउंड रैप कर लिया और एक प्रेशर अप्लाई करेगा साइमल्टेनियसली से एंड कंप्रेस करेगा चेस्ट वॉल को शेकिंग देने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा, शेकिंग इज मोर बिगोरियस फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशन अप्लाइड ड्यूरिंग एक्सलेशन। कब करना है, जब भी आप एक्सहेल करते तो उस टाइम पे शेकिंग देनी है एंड थेरेपिस्ट साइमल्टेनियसली कंप्रेस एंड शेक द चेस्ट वॉल। तो ये हमारा शेकिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट देते हैं पोस्टरल ड्रेनेज पोजिशन। कुछ पोस्टरल की टेक्निक होती है, पोजीशन होती है कि हम जब आप ड्रेनेज कर रहे हो तो कौन कौन सी पोजीशन आपको पेशेंट को रखनी चाहिए। उससे पहले आपको हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री लेने में आपको पता करना है कि हमें परकशन देना है, वाइब्रेशन देना है या सेकिंग देना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जैसे कि हो गया हमारे अपर लोब हो गया, लोअर लोब हो गया, राइट एंड लेफ्ट लोब हो गए, तो उन एरिया पे हमें जो ड्रेनेज में जो पोजिशनिंग है वहाँ पे जो अप्लाई करनी है मैनुअल टेक्निक, वो देखते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ये पेशेंट कंफर्टेबली पोजीशन में है, तो यहाँ पे हम परकशन अप्लाई करते हैं। परकशन पेशेंट को देते हैं तो एपिकल सेगमेंट पे, अपर लोब में हम राइट साइड एपिकल सेगमेंट पे परकशन अप्लाई करें तो पेशेंट की पोजीशन क्या है ये आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देख रहे हैं पोस्टीरियर साइड एपिकल सेगमेंट पे हमें परकशन देना है पेशेंट को। यहाँ की जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं, उन्हें मोबिलिटी बढ़ाने के लिए ये टेक्निक हम मैनुअली टेक्निक अप्लाई करते, तो इस एरिया पे हमें परकशन देना है। परकशन जैसे कि अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हमें कैसे करने की, इस टाइप से हमने परकशन देना है पेशेंट को। परकशन अप्लाइड अबव द स्कैपुला, योर फिंगर कर्व बना के एंड टॉप ऑफ द शोल्डर। ओके, एंड नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट परकशन अप्लाई करना है एंटीरियर सेगमेंट पे जस्ट अबव द बेस्ट। परकशन अप्लाइड बायलेटरली देना है एंड डायरेक्टली ओवर द निपल और जस्ट अबव द बेस्ट और निपल के जस्ट ऊपर हमें दोनों साइड बायलेटरली हमें परकशन देना है पेशेंट को एंटीरियर सेगमेंट के लिए। हम पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए जब देंगे तो पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए हमें क्या, जो हमारा बेड है थोड़ा उसे एलिवेट करेंगे 30 to 45 डिग्री एंगल पे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसे यहाँ से एलिवेट कर देंगे पेशेंट को। उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट पे हम यहाँ पे पेशेंट को परकशन देंगे। तो परकशन क्या है, 45 पेशेंट लाइज 1/4 टर्न फ्रॉम प्रोन एंड रेस्ट ऑन द राइट साइड प्रोन पोजिशन में थोड़ा सा टर्न कर जाएगा और राइट साइड टर्न होके राइट साइड लेट जाएगा एंड हेड शोल्डर आर एलिवेट 45 डिग्री हेड और शोल्डर एंड अप्रोक्सीमेटली 18 इंच इफ पिलो आर यूज, और 18 इंच की जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, जो ऊंचाई हो जाएगी और पिलो को अगर यूज़ किया है। एंड परकशन इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑफ द स्कैपुला पे हमें अप्लाई करेंगे।
एंड नेक्स्ट हम पोस्टेज सेगमेंट में देना है, ये लेफ्ट साइड देना था, अब राइट साइड हमें देना है। तो पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट लाइज फ्लैट एंड 1/4 टर्न फ्रॉम प्रोन ऑफ द लेफ्ट साइड, परकशन इज अप्लाइड डायरेक्टली ओवर द राइट स्कैपुला एंड राइट स्कैपुला पे हम अप्लाई करेंगे। पेशेंट कैसे ले जाएगा, 1/4 टर्न फ्रॉम प्रोन पोजिशन। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, पेशेंट कैसे लेता है, 1/4 टर्न फ्रॉम द सुपाइन पोजीशन राइट साइड एंड सपोर्टेड विथ ए पिलो 30 डिग्री एंगल पे, 15 to 30 डिग्री एंगल पे जो बेड है वो एलिवेट किया हुआ है एंड परकशन अप्लाइड करेंगे लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर। ओके, एंड यदि हमें मिडिल लोब पे देना है, परकशन देना है, तो पेशेंट को 1/4 टर्न फ्रॉम सुपाइन और लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड देंगे तो पिलो को बिहाइंड द नेक, सॉरी बैक, एंड 30 डिग्री हम हेड डाउन पोजीशन करेंगे, परकशन अप्लाइड अंडर राइट ब्रेस्ट। एंड पेशेंट जब हम पेशेंट को परकशन देंगे लोअर पोर्शन में, जो रिब्स की लोअर पोर्शन में हम जब देंगे तो इसमें क्या है 45 डिग्री इसमें भी हम एंगल रखेंगे और पिलो का यूज़ करेंगे अंडर द नीज और बायलेटरली हम इसे परकशन देंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पेशेंट को यदि हमें लोअर पोर्शन में रिब्स पे पोस्टीरियर पोजीशन सेगमेंट पे देना है लोअर पोर्शन में, तब भी हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे और प्रोन पोजीशन दे देंगे पेशेंट को और बायलेटरली हम परकशन देंगे। नेक्स्ट क्या है, जब भी पेशेंट को हमें परकशन देना है लेफ्ट रिब केस पे हमें जब परकशन देना है तो क्या है यही एंगल रहेगा और पेशेंट को थोड़ा सा टर्न ओवर कर देंगे हम, पेशेंट की थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देंगे, लेफ्टल सेगमेंट पे देना है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देना है तो राइट साइड देने के लिए हम वही एंगल देंगे और पेशेंट को अब राइट साइड रिब केस पे देने के लिए उसे हम राइट साइड मुड़ने के लिए बोलेंगे और हम यहाँ पे परकशन देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम जब पेशेंट को परकशन दे रहे हैं, बायलेटरली देना है हमें, कहाँ पे, स्कैपुला पे, स्कैपुला देना तो सुपीरियर सेगमेंट पे देना, तो हम ये बायलेटरली पेशेंट को परकशन टेक्निक का अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देते हैं तो उस टाइम आपको और कुछ और भी चीज़ें याद रखनी होती हैं। जब भी परकशन अप्लाई कर रहे हैं, मैनुअली टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो पेशेंट की प्रिपरेशन कैसा है, पेशेंट कैसे टाइप से है, पेशेंट ने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो क्लॉथिंग है वो कैसी है, लूजन है, टाइटिन है, और जो पिलो है सफिशिएंट है, पोजीशन पिलो की सही है, कंफर्ट हो रहा है पेशेंट की, नहीं हो रहा है, और हम वहाँ पे हमारे पास स्पूटम कफ है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें जो डिवाइसेस का यूज़ करना होता है, मतलब इमरजेंसी जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उन चीज़ों को अपने पास ही रखना है। और मैं पेशेंट को सबसे पहले हम उसको पूरी जो भी प्रोसेस करानी है, जो भी एक्सरसाइज देनी है, वो सारा कुछ बता देना है, उसे समझा देना है कि आपके साथ ऐसा ऐसा टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। और इसमें एक टेक्निक और भी आती है, मॉडिफाइड पोस्टल ड्रेनेज। मॉडिफाइड पोस्टल ड्रेनेज में क्या कुछ नई टेक्निक आई है जिसमें कि थोड़ा सा पेशेंट पे और भी केयर करने की ज़रूरत होती है, केयर रखते हैं, जिसमें कि पेशेंट को जो मॉडिफाइड होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट द पोजिशनिंग एंड कैन नॉट एज्यूम, वो एज्यूम भी नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है उस पोजीशन को। जैसे कि सपोज कर लेते कोई पेशेंट आता है, उसे क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसमें क्या होगा, उसकी ब्रीथ भी शॉर्टनेस होगी, तो ब्रीथ शॉर्टनेस होगी क्योंकि वो फ्लैट लेट रहा है। तो हम क्या वो जब भी उसकी न्यूरो सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद उससे हम कहते हैं कि आपको हेड डाउन नहीं करना है, हेड डाउन नहीं करें, क्योंकि शॉर्टनेस ब्रीथ में क्या बोलते हैं पेशेंट को कि आप जब भी शॉर्टनेस ब्रीथ होती है तो बोलते हैं हेड डाउन करके चेयर पे आप एक चेयर पे बैठ के हेड डाउन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ब्रीदिंग नॉर्मली हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, जब भी उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद पेशेंट से आप बोलेंगे कि आपको हेड डाउन नहीं करना है, हेड डाउन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा वो बढ़ सकता है, उसे बढ़ जाने के बाद बढ़ सकता है। और आफ्टर सर्जरी, तो थॉरेसिक सर्जरी के बाद क्या होता है, चेस्ट ट्यूब होते हैं, मॉनिटरिंग बाइट्स होते हैं, तो वो ऐसी बहुत सारी पोजिशनिंग होती है जब भी सर्जरी होती है, क्योंकि हम जो वेंटिलेटर पे होते हैं तो वायरिंग होती है, तो उसमें हमें हेड डाउन नहीं करना है। और पोस्टल ड्रेनेज में मॉडिफिकेशन तो हुआ है पर पेशेंट पे हम ज़्यादा वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाता। कुछ होम रेमेडीज़ भी अप्लाई कर लेते हैं, जो फैमिली होती है उसे हम थोड़ा सा उसे इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि पोजीशन क्या रखना है, परकशन थ्योरी जो परकशन दिया था वो किस टाइप से दिया था, उसकी पोजीशनिंग क्या रखनी है और पेशेंट को डेली लाइफ में क्या पोजीशनिंग देनी है,
वो सारी कुछ हम उसे बता देते हैं, और कैसे जो बेड यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के चेयर स्टूल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी कुछ हम उससे जो पेशेंट की फैमिली वाले होते हैं उन्हें पता होता है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये नोट्स। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इस नोट्स के, क्योंकि ये इसी टाइप की क्वेश्चनिंग की जाती है और इसी टाइप से हम नोट डाउन भी करते हैं। तो आप यहाँ से अब नोट्स भी तैयार कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।